हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप सब अच्छा काम कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका श्री जी फिजिक्स प्रेप पर, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि भाई सर आप प्लीज़ एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर आप ये बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। आप एक ऐसी वीडियो बना दें जिसके अंदर मेरी कंप्लीट रिवीजन हो जाए चैप्टर की। तो भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर एक फॉर्मूला रिवीजन वीडियो। पहली बात है, ये आपकी सबसे बड़ी मदद ये करेगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी की रिवीजन आपको करवाएगा, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी फॉर्मूला बुकलेट बनवा देगा। एक A4 साइज शीट लेकर बैठ जाना, उसके अंदर फॉर्मूला आप बना सकते हो। एंड मिनट उतने ही फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वही फॉर्मूले आपके मॉक टेस्ट के अंदर भी पूछे जाएंगे और एक्चुअल नीट पेपर के अंदर भी सिर्फ उतने ही पोर्शन से आपको एग्जाम आएगा और वैसे ही टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं आप लोगों की बहुत ही तगड़ी फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। एक कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए और पूर्ण रूप से विश्वास करिए कि जितना यहां पर मैं पढ़ लूंगा दैट विल बी इट, उससे बाहर एक शब्द नहीं आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, बच्चों मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं आपकी फिजिक्स फैकल्टी हूँ एट श्री जी फिजिक्स प्रेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ, मैं हर बार ये कहना भूल जाता हूँ तो इसलिए मैंने अलग से ये चीज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरी जो रीच है वो काफ़ी और बच्चों तक हो जाए। ठीक है। सो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड की फॉर्मूला रिवीजन अब हम करने वाले हैं। ठीक है। फ्लूइड्स की पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर फ्लूइड। सबसे पहली बात है, इसके अंदर हम प्रेशर के बारे में जानेंगे और प्रेशर के बारे में मुझे बस इतना ही बताना है कि आपके पास हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसका वैल्यू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल, एक पास्कल का मतलब हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। कितना हो जाता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर तुम लोगों ने बार भी सुना होगा, तो बार को हम लिखते हैं 10⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर कह लो पास्कल। ये पहली चीज़ है जो तुम्हारे को ध्यान में रखनी होती है अगर कभी भी पूछा जाता है तो। दूसरी चीज़ जो हमारे को ध्यान में रखनी होती है वो होती है हम प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ऐसे करके एक वेसल दे रखा है, काइंड ऑफ लाइक। ठीक है। ये हमारे पास वेसल हो गया और इस वेसल के अंदर हमारे पास लिक्विड भरा है। अब आपको मान लो इस ए पॉइंट पे प्रेशर आउट निकालना है। ये रहा हमारा पॉइंट ए, यहाँ हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेयर है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखनी है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट ए है, हमारा सरफेस कैसा है, किस शेप का हमारा सरफेस है। हमारा सरफेस ऐसा है, सीधी लाइन। ये जो पॉइंट ए है, इसकी दूरी आपको इस सरफेस से देख लिया, लेकिन देखनी कौन सी है? परपेंडिकुलर दूरी। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा, आपके सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है जो कि इस पॉइंट ए तक जाएगी। आपको वह दूरी देखनी है। फर्दर यह जो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो आप बना रहे हैं, ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए या कोई भी इफेक्टिव ग्रेविटी जो आपकी सिस्टम के अंदर लग रही होगी। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। हमारे पास पॉइंट ए है, हमें यहाँ नेट प्रेशर निकालना है। पहले हम अपने सरफेस को चेक करेंगे। ये जो सरफेस होता है ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन आपके सिस्टम पर लग रहा है, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे सिस्टम पर लग रहा है, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलरली ही एक्ट करता है। और जो दूरी हम यहाँ पर लेते हैं, जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेकर चलना है, वो हमेशा हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये जो हाइट है ये हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ें चेकआउट कर ली। अब हम प्रेशर एट ए लिखेंगे कितना? भैया जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो उसे जीरो लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली हमारे को। देन P एटमॉस्फेयर प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट परपेंडिकुलर, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि भैया आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर की हाइट है। आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपके पास 1000 kg/m3 है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 दे दी। बताइए ए पर प्रेशर कितना होगा? तो आप सीधा सा लिखेंगे कि P एटमॉस्फेरिक आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी हो जाएगी आपके पास, 1000, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और H परपेंडिकुलर आपके पास कितनी दे रखी है, 10 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास नॉर्मल आंसर देखने को मिलेगा। तो ये दो। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यूट्यूब के अंदर कैसे तुम प्रेशर इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे को बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। तो मैं एक यहाँ पर यूट्यूब बनाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन। तो इस यूट्यूब के अंदर मैं दो इमिसिबल लिक्विड एक साथ ले रहा हूँ। एक लिक्विड होगा मेरे पास येलो लिक्विड
ये देख लो यहाँ तक का मेरे पास येलो लिक्विड है, और दूसरा मेरे पास कौन सा लिक्विड होगा सर, दूसरा मेरे पास एक ग्रीन लिक्विड होगा। तो मैं एक डार्क ग्रीन लिक्विड यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, ये मेरे पास ग्रीन लिक्विड है, ये यहाँ तक कहीं भरा हुआ है। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या आएगी, और दूसरी बात है मेरे को यहाँ पर प्रेशर की इक्वेशन कैसे लिखनी है वो हमें कैसे पूछा जाएगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगी, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, यहाँ पर इसने 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अभी के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सर 0 के बराबर है। दूसरी लाइन उसने यहाँ पर बना दी, देखो बिल्कुल एट द इंटरफेस, जहां पर येलो वाला और ग्रीन वाला लिक्विड आपस में क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास 4, और एक लास्ट वाले यहाँ पर इसने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट है 5 और ये वाला पॉइंट है 6। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर दो डिसिमिलर लिक्विड्स आपको देखने को मिल जाए तो आपको ये याद रखना है कि प्रेशर वहां पर सेम नहीं हो पाएगा। तो हम अगर यहाँ पर लिखे प्रेशर 1 विल बी नॉट इक्वल टू प्रेशर 2, ये सबसे पहली चीज है। क्यों, अलग अलग दो लिक्विड है, लेटस से हम इसकी डेंसिटी ρ1 ले लेते हैं और दूसरे वाले की डेंसिटी ρ2 ले लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो दोनों अलग अलग प्रेशर रहेंगे। अब 3 और 4 की बात करूं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई हमारे पास ये जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, ये एक ही लिक्विड में पड़ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये इंटरफेस पर पड़ रही है। इंटरफेस में ये लाइन येलो वाले लिक्विड को भी बिलोंग कर रही है और ग्रीन वाले लिक्विड को भी बिलोंग कर रही है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ग्रीन वाले लिक्विड के अंदर गिर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों लाइनें, वो सॉरी दोनों पॉइंट एक सेम ही लिक्विड में हमारे पास गिर रहे हैं, दैट इज द ग्रीन लिक्विड। तो यहां पर प्रेशर एट 3 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 4 इटसेल्फ। प्रेशर 5 और प्रेशर 6 भी सेम होंगे क्योंकि सेम ही लिक्विड में वो गिर रहे हैं, ग्रीन वाले लिक्विड में। अब यहां पर मान लो मुझसे कोई कहे कि पहले वाला जो हमारे पास लिक्विड है, इसके पहले वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कितना प्रेशर होगा वो बताओ। मान लो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास y1, तो प्रेशर एट 1 आई कैन जस्ट राइट इट एज प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस रो जी y1, रो 1 जी y1, वेयर रो 1 इज द डेंसिटी ऑफ द येलो वाला लिक्विड। थर्ड के बारे में अगर कोई बात करे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो मैंने लिख दी y3। ठीक है, दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो प्रेशर एट थर्ड विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 1 जी y3। अब कोई तुमसे कहे प्रेशर एट 5 लिखो, प्रेशर एट 5 के लिए उसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे दी। मान लो ये डिस्टेंस है हमारे पास x5, ऐसे कुछ करके उसने डिस्टेंस दे दिया। तो अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर मुझे 5 पर प्रेशर लिखना है, ऊपर और नीचे दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है। भाई अगर हमने पहले ये देखा था तो इसमें तो हर जगह सेम ही लिक्विड था, तो रोजीएच लिख दिया, बात खत्म हो गई। क्या अब हम यहाँ पर रोजीएच लिख सकते हैं? और अगर हम रोजीएच लिखेंगे तो किसका रो लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड है ना, एक येलो है और एक मेरे पास कितना है, ग्रीन लिक्विड है। तो प्रेशर एट 5 आई कैन जस्ट राइट इट एज प्रेशर एटमॉस्फेयर, और दोनों लिक्विड को हम कंसिडर आउट करेंगे। तो आप बस इतना देखना कि भैया आपके पास जो ऊपर येलो वाला लिक्विड है इसकी हाइट कितनी है। येलो वाले लिक्विड की टोटल हाइट y3 के बराबर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, रो 1 जी y3। और फिर दूसरी बात है, मेरे पास ग्रीन वाला लिक्विड, इसकी हाइट 5वें पॉइंट से कितनी है, मतलब 5वें पॉइंट से ऊपर ऊपर इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है। तो हमें 5वें पॉइंट के अबव, उससे ऊपर ऊपर दोनों लिक्विड की कितनी कितनी रिस्पेक्टिव हाइट दे रखी है, बस हमें उतना उतना कंसिडर आउट करना है। जैसे इसकी हाइट y3 दे रखी थी तो रो 1 जी y3 लिख दी, और इसकी हाइट हमें x5 दे रखी है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रो 2 इंटू जी इंटू x5। दैट्स इट, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। बाकी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है कि किस किस पॉइंट पे कितना कितना हमारे पास क्या होगा, प्रेशर निकल कर आएगा। चलो अब एक नया पेज यहाँ पर हम ले लेते हैं। बाकी सारी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ जो कि हमारे को ज़रूरत नहीं है। एक इसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि NCERT के अंदर ये हमारे पास गिवन है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट दे दी, हमारे पास यहाँ पर मास m1 दे दिया, हमारे पास यहाँ पर मास m2 दे दिया, इसका एरिया a2 है, इसका एरिया a1 है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर पास्कल लॉ यूज होता है सच दैट कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, तो प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट नंबर 2। आई कैन से दैट द प्रेशर विल बी इक्वल टू द फोर्स अपॉन में एरिया and it will be equal to something like this. So this continuity will hold हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जितना प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट हुआ उतना ही प्रेशर हमारे यहाँ पर भी एग्जर्ट होगा। ये सिंपल सी हमारे पास क्या थी सर, हाइड्रोलिक लिफ्ट थी। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट खत्म होती है तो ये लोग हमसे एक और चीज पूछने लग जाते हैं, ये तो डायरेक्ट ही है, ये समझ लो ये आएगा ही आएगा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये।
ये कहते हैं फोर्स ऑन द साइड वॉल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन साइड वॉल, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द साइड वॉल। तो ये हमारे पास ऐसे करके एक ना वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, पानी का एक छोटा सा कंटेनर बना देते हैं। ये लो सर, ये पानी का हमारे पास क्या बन गया, कंटेनर बन गया। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसकी मेजरमेंट ये हमारे को दे देते हैं, जैसे कि ये बी हो गया, ये हमारे लिए एच हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि इसके ऊपर एवरेज फोर्स कितनी लग रही है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो द एवरेज फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर कंटेनर विल बी द एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया इटसेल्फ। और अगर हम यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अरे ये क्या हो गया, मिटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। हाँ, तो ये हम लिखेंगे रो जी एच, ये देख लेना, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल। तो ये एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉल हमारे पास कितना है भैया, बी बाई एच की हमारे पास ये वॉल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी इंटू एच। तो रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन में 2 विल बी द कंप्लीट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये आपका डायरेक्टली पूछा जाएगा। और देन ये हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप ये देखिए नीचे की तरफ अगर मैं एक लाइन बना दूं, इस येलो लाइन के अबाउट जो टॉर्क लग रही होगी वो टॉर्क आपकी कितनी होगी। तो हम फोर्स तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ टॉर्क का, रो जी एच क्यूब बी अपॉन में 6। तो ये अबाउट द हिंज पॉइंट ये टॉर्क क्या कर रही होगी, हमारी काम कर रही होगी। तो आपके पास दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं, एक एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है और एक आपके पास क्या हो जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हो गए एंड दैट्स इट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे अब बुयंसी प्रिंसिपल के बारे में क्या पूछा जाता है। बुयंसी प्रिंसिपल के बारे में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक लिक्विड वेसल है, अब इसके अंदर क्या है, लिक्विड लबालब भरा हुआ है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है, उसके ऊपर एक अनजानी फोर्स लगती है जिसे हम बुयंट फोर्स कहते हैं। यह बुयंट फोर्स क्यों लगती है, क्योंकि आपने लिक्विड को डिस्प्लेस करा है। खैर, बुयंट फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनसाइड दैट ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी। कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा ये क्वेश्चन के ऊपर आपके मेंशन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे गिवन है, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और वो इक्लिबीरियम में है, पानी के साथ क्या है, वो इक्लिबीरियम में है। लेट अस अज्यूम दैट द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज h, द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज r। हमें ये बताना है कि जो इमर्ज्ड लेंथ है, ये इमर्ज्ड लेंथ y है, इसकी मेजरमेंट क्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नीचे लग रही है mg फोर्स, मतलब इसकी खुद की वेट फोर्स, और ऊपर की तरफ लग रही है बुयंट फोर्स। हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ये इक्लिबीरियम की प्रॉब्लम हो गई कि भाई नीचे की तरफ तो आपकी वेट फोर्स लग रही है और ऊपर की तरफ आपकी क्या लग रही है, बुयंट फोर्स। अब मास इनटू ग्रेविटी, एक चीज ध्यान से देख लेना कि भाई यहाँ पर अगर हमें मास गिवन है तो हम मास का यूज करेंगे, अगर मास गिवन नहीं है तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में ये हमारे पास सिलेंडर है तो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगी। तो वो आप देख लेना, वो आप कैसे यूज करते हो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है तो यहाँ तक ये पानी के अंदर क्या है, इमर्ज्ड है, और ये भी एक सिलेंडर ही है, तो इसकी डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर येलो काइंड ऑफ सिलेंडर विच इज इमर्ज्ड इनसाइड द पानी मल्टीप्लाई बाय द हाइट y into gravity. Now you can find out the value of हाइट y ओवर हेयर। खैर यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बुयंसी के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। ये लोग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये पानी भर रखा है, ये बिल्कुल पानी है और इस पानी के अंदर ना बर्फ जस्ट इमर्ज है, ये बर्फ है। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ द बर्फ या कह लो आइस, डेंसिटी ऑफ द आइस इज वेरी मच लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कहता है अगर मान लो ये आइस आफ्टर पिघल जाती है, आफ्टर कंप्लीट पिघलना, मेल्ट डाउन, तो जो वाटर लेवल होगा, जो वाटर लेवल होगा वो या तो राइज करेगा
या फिर क्या करेगा, फॉल करेगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होता है, पहले तो तुम ये देख लो कि आपकी जो पूरी की पूरी आइस है ना, उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस हम ये मानकर चलते हैं, ये आइस ए बाई ए का एक क्यूब है। क्या है ये, मैं ये मानकर चल रहा हूँ ये एक क्यूब है ए बाई ए का। तो वॉल्यूम ऑफ आइस कितनी है, ए क्यूब। और क्या इतनी ही वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस कर रखी है, यस। और यही मेरी क्या भी है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है, सेम है। अगर मैं मान लो मुझे ये बोल दिया जाए कि देखिए सर बात ऐसी है कि मैं आपको मास ऑफ आइस वगैरह दे देता हूँ, मान लो मुझे इसने मास ऑफ आइस दे दिया, तो मुझे ये पता है कि जो मास ऑफ आइस होगा वही मेरे पास मास ऑफ वाटर फॉर्म भी होगा। मास तो कभी मेरे पास चेंज नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, मास ऑफ आइस को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, है ना। और यहाँ पर मैं वाटर को भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब अगर आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करते हैं आपस में, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि दोनों आपस में सेम है, तो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा चेकअप कर लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन 1, है ना। डेंसिटी आइस की छोटी है हमारे पास, वाटर से तो कम ही है, तो जो वाटर की वॉल्यूम फॉर्म होगी वो आइस से क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अब मेन बात यहाँ पर ध्यान से ज़रा देखना कि भाई अगर सोचो तुम, ये पूरी की पूरी चीज़ पिघल जाए और जो पानी बचे हमारे पास, अभी इसने कितनी वॉल्यूम एक्वायर कर रखी है, ए बाई ए की, तो ए क्यूब की ये वॉल्यूम एक्वायर करे हुए है। अब तुमने बोला वॉल्यूम ऑफ आइस कितनी है तुम्हारे पास, ए क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ए क्यूब से कम बने। लेटस से मान लो मैंने कहा कि हाफ ए क्यूब जितना पानी बन रहा है, आधी वॉल्यूम जितना पानी बन रहा है, सिर्फ इतनी वॉल्यूम जितना पानी बनेगा, तो ऊपर के हिसाब से वेकेंट स्पेस रह जाएगा। मतलब ये जो आधा स्पेस है ये क्या रहेगा मेरे पास, वेकेंट स्पेस रह जाएगा। अब अगर ये स्पेस वेकेंट रह गया और यहाँ तो सारा का सारा नीचे पानी भर गया, इसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये वेकेंट स्पेस को भरने के लिए पानी इधर से और इधर से जगह को क्या करेगा, रिसिचुएट करने की कोशिश करेगा। भाई हमारे पास आधा तो पानी बन गया, चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है ना, बाकी जगह भी हमारे पास क्या है, पानी है। लेकिन यहाँ ऊपर की साइड हमारे पास वेकेंट स्पेस बन गया, तो क्या होगा, जो इधर साइड साइड का पानी है यहाँ पर आके भर जाएगा। एक बार पानी यहाँ पर आकर भर जाएगा तो ओवरऑल वाटर लेवल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आप क्या बोलोगे सर, जो वाटर लेवल होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इट विल फॉल। तो यहाँ पर से हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन बुयंसी के बन सकते हैं, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया है। तो ये हो गया हमारे पास बुयंसी। देन हम आ जाते हैं डायनेमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है, फटाफट से डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स। इवन दो रेनॉल्ड नंबर तुम्हारे में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पढ़कर चल लो। एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम होता है अगर हमारा फ्लो लैमिनार है। अगर हमारा फ्लो ट्रांजिटरी है तो 1000 से लेके 2000 के बीच में लैमिनार फ्लो एग्जिस्ट कर सकता है। ट्रांजिटरी का मतलब है कब कोई फ्लो लैमिनार से क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास टर्बुलेंट बन जाएगा। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो तुम ये समझ लो तुम्हारा फ्लो टर्बुलेंट हो चुका है। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, जो भी हम करने वाले हैं वो आइडियल लिक्विड के लिए ही हम करेंगे, या कह लो आइडियल फ्लूइड के लिए ही हम करेंगे। क्या क्या बताया था मैंने क्लास के अंदर आइडियल फ्लूइड के बारे में, एक ऐसा फ्लूइड जो कि इरोटेशनल हो, कैसा हो, इरोटेशनल हो, जो कि नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस हो, जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने बताई थी, बाकी जो चीज याद आ जाएगी वो मैं यहाँ पर फिर से लिख दूंगा, है ना। और स्ट्रीमलाइन जरूर लिख लेना, एक ऐसा फ्लो जो कि स्ट्रीमलाइन हो। तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, आइडियल फ्लूइड हो जाते हैं, आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी भैया, पहली इक्वेशन हमारे पास थी सर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो अगर मान लो ये मेरे पास एक बेसिक पाइप है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ का एरिया a2 है, तो मैं लिखूंगा a2 v2 इक्वल टू a1 v1। दैट इज a2 v2 a1 v1, इसे हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, क्या बोलते हैं हम इसे, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसे हम क्या बोलना पसंद करते हैं, डिस्चार्ज।
ये मेन चीज है, ये मास कंजर्वेशन पर ही हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है आधारित होती है। लेकिन ध्यान रखना आइडियल फ्लूइड इसे फॉलो कर रहे होते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे को यहाँ पर बता दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि नॉन आइडियल फ्लूइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, मास लॉ ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये तो तुम बच्चे हो, तो तुम्हारे को बताने के लिए हम कर रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। ऐसा भी नहीं है कि भैया स्टेडी अनस्टेडी पे हम ये नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी हमारे पास क्या हो गई, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो गई। इसके ऊपर जो बेसिक सा क्वेश्चन आया था कंसेप्चुअल लेवल पर, ये था कि जो हमारे पास नल होता है, नल में जब हमारे पास पानी निकलता है तो पानी नीचे जाते जाते क्या होता है, पानी का जो मुंह होता है, ये कह लो पानी की जो धार होती है उसका मुंह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v है और यहाँ पर मान लो वेलोसिटी v डैश है। अब v डैश, जैसे हमने एक पार्टिकल को छोड़ा अंडर द ग्रेविटी, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लगा सकते हैं। हमने ये लगाया तो नीचे की ये जो वेलोसिटी होती है ये बढ़ जाती है इनिशियल वेलोसिटी से। तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो पानी की धार होती है पतली या छोटी हो जाती है। तो ये असर्शन रीजन में आपसे पूछ लिया जाता है, किसमें, असर्शन रीजन, इसके अंदर ये बेसिकली आपका क्या होता है, पूछ लिया जाता है। चलो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो गई। देन अब हम पढ़ते हैं कौन सी थी, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन उसके अंदर मैं तुम्हारे को ये सिखा देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास पाइप हो जाता है और ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन हो जाती है। ये हमारे पास एरिया A1 है, यहाँ पर हमारे पास एरिया A2 है, और इन दोनों की रिस्पेक्टिव हाइट हमारे पास H1 और H2 दे रखी है। तो मेन चीज क्या है, जैसे मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं तो पहले पॉइंट पे मैं लिखूंगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारे पास सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है। जैसे 1/2 रो V1 स्क्वायर की अगर बात करोगे तो ये रिजेंबल कर रही है काइनेटिक एनर्जी को, है ना। लेकिन बस बात ये है फ्लूइड के अंदर है। रो जी एच हमारी पोटेंशियल एनर्जी को रिजेंबल कर रही है, लेकिन बस बात ये है फ्लूइड के अंदर है ना। पॉइंट नंबर 2 पर लिखूंगा P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पर कोई तुमसे ये इक्वेशन पूछेगा नहीं सर, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पूछ लेगा, लेकिन तुमसे पूछेगा वेलोसिटी हेड क्या होता है ना, वेलोसिटी हेड। तो जब भी तुमसे कोई हेड पूछे तो बस पूरी की पूरी इक्वेशन को या जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है उसे रोजी से डिवाइड कर देना। अब जैसे मुझसे पूछ रहा है वेलोसिटी हेड क्या है यहाँ पर, तो ये जो 1/2 रो V1 स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे मैं रो जी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन में 2G। ये मेरे पास वेलोसिटी हेड आ गया। कोई तुमसे पूछे भैया पोटेंशियल एनर्जी हेड कितना है ना, तो रो जी H1 को किससे डिवाइड कर देना, रो जी से डिवाइड कर देना। यहाँ पर तुम्हारे पास रो जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम्हारे पास ये H1 हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हेड आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब तुमसे कोई कहे प्रेशर हेड कितना है, तो इस प्रेशर को रो जी से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सर, प्रेशर हेड आ जाएगा। ये स्क्रीन क्यों बंद हो गई, प्रेशर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास ये सिंपल सी बात हो जाती है। ये हेड्स जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब इन हेड्स को मारो गोली, अब आप आगे आ जाओ। मैं सिंपल सी बात है, मैं आपके पास आ जाता हूँ टॉरसली फ्लो लेकर। तो इसे थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि ये तो पूछा ही जाएगा। अरे रबड़ कहाँ चली जाती है, यस ये रही। सो टॉरसली फ्लो, टॉरसली फ्लो में क्या होता है, हमारे पास ऐसे करके एक वेसल दे दिया जाता है, और इस वेसल में एक छोटा सा ऑरिफिस होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने तो यहाँ पर इस ऑरिफिस को कुछ ज़्यादा ही नीचे बना दिया, थोड़ा सा हम इसे ऊपर बनाने की चेष्टा करना चाहते हैं ताकि थोड़ा और समझ आए यहाँ पर। ठीक है। तो ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास ये जो हाइट है ये h है। टोटल हाइट हमारे पास यहाँ पर कैपिटल H दे रखी है। यहाँ से कितनी वेलोसिटी निकल रही है ये हमसे पूछा जाता है। सो वेलोसिटी ओवर हेयर विल बी √2GH। मान लो यहाँ तक हमारे पास लबालब पानी भरा हुआ है। ये एरिया हमारे पास A1 है और ये एरिया हमारे पास कितना है, A2 है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि A2 जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा हमारे A1 से। अगर मान लो कभी A1 भी आपके पास गिवन कर देता है तो उसका भी फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हैं टॉरसी फ्लो के अंदर, √2GH अपॉन में 1 माइनस ये कितना है, A2 दे रखा है ना, तो A2/A1 का होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास किसके अंदर, टॉरसली फ्लो के अंदर। अब हम एक काम करते हैं, इसकी जैसे रेंज वगैरह पूछी जाती है तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं।
अगर मान लो मुझसे कोई कहता है कि सर चलिए ठीक है, अब आप रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे, रेंज से मेरा मतलब क्या होने वाला है? रेंज से मेरा मतलब बस इतना होने वाला है कि बेसिकली यहाँ पर से कोई फ्लूइड पार्टिकल निकलेगा और कितनी दूर जाकर गिरेगा फ्रॉम द फुट ऑफ द वेसल इटसेल्फ, अगर हम यहाँ पर बात करें, सो दैट आई विल कॉल इट एज रेंज, एंड दैट विल बी इक्वल टू द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये वाली हमारे पास वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ज़्यादातर हम केस में यहाँ पर ये याद रखते हैं क्योंकि A2 हमारे पास A1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए यही वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रेफर्ड होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मुझे नज़र आएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, जो मैक्सिमम रेंज होती है वो कैपिटल H/2 पर अचीव होती है। मतलब जब आपकी ये स्मॉल वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू कैपिटल H इटसेल्फ, तभी ये चीज़ क्या हो रही होती है, अचीवेबल होती है। जैसे ही आप लगाओगे तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका मैक्सिमम रेंज का, वो H हाइट के बराबर ही होगा। मतलब जितना आपका बड़ा ये वेसल है उतनी ही आपकी रेंज भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कि सर ये बेसिकली हमारे पास जो वेसल है इसमें से जो पानी निकल रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, नीचे गिरने का समय क्या होगा, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है हम लोगों से। दिस इज द कैपिटल हाइट H माइनस स्मॉल हाइट H, तो 2H माइनस H अपॉन में G, इतनी देर में मेरा एक पार्टिकल अगर यहाँ से निकलेगा तो नीचे जाकर गिर जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा लीस्ट पूछा जाता है, मतलब अभी तक बहुत ही कम इसको पूछा गया है। ज्यादातर जो हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि भाई आप ये सोचिए कि आपके वेसल को हमें एम्प्टी करना है ना, एम्प्टिंग ऑफ अ वेसल, ये बहुत ही प्यारा एक टॉपिक हो जाता है, एम्प्टिंग, एम्प्टिंग ऑफ वेसल। तो ये हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको एक वेसल को खाली करना है, जो वेसल हम आपको देंगे उसे आपको खाली करना है, ये बताइए आप कितना समय लेंगे उसको खाली करने में। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑरिफिस को बिल्कुल यहाँ नीचे बना देते हैं, जहां पर दिख रहा है यहाँ बिल्कुल ऑरिफिस हमारे पास बनकर तैयार होता है और यहाँ पर से पानी बाहर की तरफ निकल रहा होता है। लेट अस कंसिडर दैट ये एरिया हमारे पास A2 है और ये वाला जो मुंह का एरिया है हमारे वेसल का, ये कितना हो जाता है, A1 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, टाइम टू एम्प्टी अ वेसल विल बी इक्वल टू द बिगर एरिया A1 अपॉन में स्मॉलर एरिया दैट इज A2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में G मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट हाइट H। यहां तक ये बात क्लियर है? एक तो ये हो गया एम्प्टिंग ऑफ अ वेसल, इसमें आपको बस वैल्यूज पुट कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा A1/A2 2 अपॉन में G अंडर रूट ऑफ H, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज ये लोग हमसे पूछ सकते हैं कि मान लो आप किसी लेवल को गिरवाना चाहते हो, तो पानी के लेवल को गिरने में समय कितना लेगा, ठीक है, टाइम टू ड्रॉप द लेवल ऑफ लिक्विड। अगर आप पानी के लेवल को गिराना चाहते हो तो उसमें आप कितना समय लोगे। तो हम सेम यही, हमारे पास जो मॉडल दे रखा है हम इसका यूज करेंगे, सेम यही हमारे पास वेसल है और एक सेकेंड, हाँ ये हमारे पास क्या हो जाता है सर, हमारा ऑरिफिस हो जाता है। अब इसने बोला कि आप मान लो इस हाइट पर है, आप इस हाइट H पर है, कैपिटल हाइट H पर है, आप इस कैपिटल हाइट H पर नहीं रहना चाहते, आप मान लो इस हाइट Y पर गिर जाना चाहते हो। ये अब आपकी हाइट कितनी है, Y है। बताइए सर कितना समय लगा, तो तुम फॉर्मूला यही लगाओगे, A बिग अपॉन में A स्मॉल अंडर रूट ऑफ 2/G ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ H माइनस अंडर रूट ऑफ Y, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है, दिस Y इज द इंस्टेंटेनियस हाइट, दिस Y इज द इंस्टेंटेनियस हाइट। जैसे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा कि भाई मान लो एरिया 1 आपके पास यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 आपके पास गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 गिवन है ना, कैपिटल हाइट H आपके पास 100 मीटर गिवन है और आपके पास जो ये वाई डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है, ये 49 मीटर दे रखा है। तो पानी की लेवल को अगर 100 में से मुझे 49 पर गिरवाना है तो कितना समय मैं लूंगा, तो इतना समय मैं लूंगा, मैं बस इसके जो वैल्यूज होंगी इसके अंदर मैं आराम से प्लेस आउट कर दूंगा, मुझे कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब बात कर लेता हूँ वेंचुरी मीटर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है वेंचुरी मीटर का। तो ये हमारे पास वेंचुरी मीटर हो गया, ठीक है। अब वेंचुरी मीटर में ये क्या करते हैं, एक तो सबसे पहली बात है प्रेशर के बारे में पूछते हैं हम लोगों से कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ का प्रेशर कम है, कहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है, कहाँ की वेलोसिटी कम है। मान लो
ये वाला जो लेवल हमारे पास दे रखा है ये बड़ा वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला जो लेवल हमारे पास दे रखा है ये छोटे वाला एरिया है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ थ्रोट, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, जैसे ये तो कन्वर्जेंट नोजल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, हम इसे एरिया नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसे एरिया नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी v1 दे रखी है, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास v1 है, यहाँ की वेलोसिटी हमारे पास v2 है। ये क्या करेगा, ये करेगा कुछ नहीं, ये करेगा कुछ नहीं, यहाँ पर से ना दो ऐसे लंबे लंबे से पाइप निकाल कर दिखा देगा आपको कि भैया देखो यहाँ पर मैंने एक पाइप लगा रखा है और थ्रोट पर मैंने एक छोटा सा पाइप लगा रखा है। तो मैं इस थ्रोट के एरिया को यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना पड़े, और एक छोटा सा पाइप यहाँ पर मैं ऊपर निकाल कर दिखा देता हूँ। और कहेगा यार ये देखो भाई इन दोनों लिक्विड लेवल में कुछ ना कुछ अंतर है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ तक भरा हुआ है। तो ये कहेगा इन दोनों की लिक्विड लेवल में कुछ ना कुछ अंतर है, मान लो हाइट h का। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो वेलोसिटी v1 होगी या फिर जो वेलोसिटी v2 होगी वो वेलोसिटी हमारे पास रिस्पेक्टिव वेलोसिटियाँ कितनी कितनी होंगी, v1 और v2। तो अगर हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं कि भैया वेलोसिटी हमारे पास जो v1 की होगी वो हम लिखेंगे √2gh1 माइनस, अच्छा 1 माइनस यहाँ पर मत लिखना, एक काम करो तुम लोग इसे ऐसे लिख लो, √2gh a1 में a2 का होल स्क्वायर -1, वेयर a1 एंड a2 आर द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द इंटेंडेड पाइप सेक्शंस ओवर हेयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई ये हमारे पास जो एरिया है ये कितना है, a1 है, ये हमारे पास जो एरिया है हमारे पास a2 है। अब तुम कहोगे सर अगर मुझे तो वेलोसिटी एट a2 निकालनी है ना, वो कैसे निकालोगे, तो वो हम लिखेंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2, यहाँ पर से हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी a1 बाय a2 मल्टीप्लाई बाय योर v1, और v1 की वैल्यू तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं। अब ये वाला वेरिएंट देखो बिल्कुल सिमिलर है उस वाले वेरिएंट की तरह, बस इसमें अंतर पता है क्या है, जैसे पिछले वाले केस के अंदर तुम लोगों ने ये देखा था कि भैया हमारे पास यहाँ पर बस पानी ही होगा, यही पानी इन दोनों ट्यूब्स के अंदर भर जाएगा और एक पर्टिकुलर हाइट को रीच कर लेगा, जो कि ये बताएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर क्या है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि अगर तुम प्रेशर 1 और प्रेशर 2 को कंपेयर आउट यहाँ पर कर रहे हो तो प्रेशर 1 प्रेशर 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 से कम है। तो ये रिलेशन तुम जरूर ध्यान रखना, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी। शायद मैंने उल्टा बोल दिया कुछ, अगर ठीक है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जहां प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम, जहां प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, सिंपल एज दैट। ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये हमसे कह रहा है कि भैया नीचे हमने एक मरकरी भरकर रखा हुआ है और ये मरकरी हमारे को बताएगा कि कहाँ का प्रेशर ज्यादा है और कहाँ का प्रेशर हमारे पास क्या है, कम है। अब इस केस के अंदर बताओ v1 और v2 की वेलोसिटी कितनी होगी, तो तुम्हें सिंपल सा पिछले वाला ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। v1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, √2gh अंडर द ब्रैकेट ऑफ कितना था, a1 बाय a2 का होल स्क्वायर -1, यही था ना फॉर्मूला हमारे पास v1 का, यही था। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा एक चेंज करना है, ऊपर तो जो लिक्विड तुम्हारा बह रहा है, जोन सा भी लिक्विड यहाँ पर बह रहा है दैट इज रो ऑफ लिक्विड, उसे मैं रख दूंगा, और नीचे तुम्हारे पास मरकरी है तो उसे मैं रो ऑफ मरकरी से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ये ही एक फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। बस यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या आ जाता है, ये पर्टिकुलर रेशो आ जाती है डेंसिटी की, दैट इज द रो ऑफ लिक्विड अपॉन में रो ऑफ मरकरी, और कुछ नहीं है। मतलब जो पीछे वाला फॉर्मूला है यहाँ पर रो ऑफ लिक्विड लगा दोगे, जो भी बह रहा है, जैसे वाटर बह रहा है तो वाटर लगा दोगे, और यहाँ पर क्या रख दोगे, रो ऑफ मरकरी रख दोगे, दैट्स इट। बस इतना ही हमारे को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ध्यान रखना है, अगर कभी आएगा तो यही लगाएंगे। अब पढ़ लेते हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी में हमारे पास मेन क्या होता है, सबसे पहली बात है सरफेस टेंशन फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट निकालना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक डिस्क पड़ी है, और ओहो ये डिस्क की जगह कुछ और ही बन गया। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक डिस्क है, ठीक है, ये पानी के अंदर है, और मुझे इसके ऊपर कुछ फोर्स F लगानी है, सच दैट मैं इस डिस्क को जस्ट लिफ्ट कर सकूं। आई वॉन्ट टू जस्ट लिफ्ट दिस पर्टिकुलर डिस्क अप, द डिस्क हैज अ मास m। बताइए ये फोर्स कितनी लग रही होगी। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, डिस्क एक मतलब यार ये जैसे ये डिस्क है, अब ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, इसका सिर्फ एक ही सरफेस है, इसके पास दो अलग अलग सरफेसेस हमारे पास नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये तार है,
इस तार के दो सरफेस है, एक सरफेस ये ऊपर वाला और एक सरफेस हमारे पास क्या हो जाता है, नीचे वाला। ये डिस्क है, इसके पास सिर्फ एक ही सरफेस है, तो पानी के अंदर अगर ये डूबा हुआ दिखेगा तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस दिखाई पड़ेगी, किसकी, सर्कल की। तो सरफेस टेंशन इसी सरकमफ्रेंस पर क्या कर रही होगी, काम कर रही होगी। तो जब तुम ऊपर खींचने की कोशिश करोगे ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, ये फोर्स कितनी लगेगी, दिस फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क। और साथ ही साथ ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे काम ही कर रही है, तो mg भी नीचे काम कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो ये नेट फोर्स मैं लगा रहा हूँ टू अपलिफ्ट, वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द टेंशन मल्टीप्लाई 2πr प्लस द mg फोर्स इटसेल्फ। अब इसी केस के अंदर ये चीज को चेंज भी कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये बोल सकता है कि अब आपके पास एक डिस्क नहीं है, अब आपके पास एक रिंग है। अब रिंग में प्रॉब्लम ये पड़ जाती है, अरे ये रिंग की जगह क्या बन गया, रिंग में प्रॉब्लम ये पड़ जाती है, एक इनर सरफेस होता है और एक बाहर सरफेस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिंग है, तो एक ये सरफेस हो गया वायर का और एक बाहर वाला सरफेस हो गया आउटर। तो यहाँ पर दो टेंशनें काम करती है, एक अंदर से काम करेगी और एक बाहर से काम करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो सरफेसेस हो जाते हैं। तो अंदर वाले, अगर मान लो इसकी मीन रेडियस हमारे को स्मॉल आर दे रखी है, तो अंदर की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, 2πr, और बाहर की तरफ भी यही सेम फोर्स लगेगी। देखो डिस्क के केस में आपके पास सिर्फ एक ही सरफेस है, ये सरकमफ्रेंस। रिंग के केस में आपके पास एक ये वाला अंदर का सरकमफ्रेंस हो जाती है और एक बाहर की ये वाली सरकमफ्रेंस हो जाती है। यहाँ तक ये बात क्लियर, मतलब आपके पास दो सरफेस हो जाएंगे, एक बाहर का सरफेस हो जाएगा एक्सटर्नल और एक इंटरनल हो जाएगा। तो इसलिए दो बार ये टेंशन की फोर्स काम कर रही होगी। mg खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और मैं अगर इसे लिफ्ट करना चाहता हूं तो मैं एक्सटर्नल फोर्स F ऊपर की तरफ लगाऊंगा। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स F विल बी इक्वल टू द सम ऑफ mg प्लस 2 टाइम्स ऑफ t मल्टीप्लाई 2πr, एज सिंपल एज दैट। ये हमारे पास पहली चीज है जो खत्म हो गई। अब एक काम करते हैं, इसी के अंदर दूसरी चीज हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है, पहले यहां से क्वेश्चन आता है बेसिक डेफिनेशन से, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सोप फिल्म, या कह लो बबल या कुछ भी, अपॉन में द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एरिया, द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एरिया, जितना भी एरिया आपने क्या करा, इंक्रीज करा। अब इसके अंदर हम एक सिंपल सा केस लेकर चल लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक रेलिंग दे रखी है, उस रेलिंग के ऊपर एक वायर है, तुमने इस वायर को डेल्टा एक्स से आगे की तरफ बढ़ा दिया अपनी कांस्टेंट फोर्स F लगाकर। तो यहाँ पर मैंने कितना वर्क करा ताकि मैं इसका एरिया बढ़ा पाया, तो मैंने एक कांस्टेंट फोर्स F लगाई। अब यह जो फोर्स होगी ये किसके बराबर होगी, ये एक वायर है, ऐसा एक वायर है, तो ध्यान रखना इसके दो सरफेस होंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का। वायर में हमेशा दो सरफेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने ये फोर्स F लगाई तो एक्चुअली ये फोर्स F हमारे वायर के दोनों सरफेसेस पर काम करेगी और दोनों सरफेस इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। भैया तुम F से आगे की तरफ खींच रहे हो और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ओवरऑल सोप फिल्म प्रेजेंट है। ध्यान रखना यहाँ पर ओवरऑल क्या प्रेजेंट है, सोप फिल्म प्रेजेंट है। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि तुम लोग के पास टाइम कम होता है ये सब देखने के लिए, लेकिन जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो ये सोप फिल्म हमारी प्रेजेंट है, हम इसे आगे की तरफ खींचेंगे तो ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगी और एक नीचे की तरफ फोर्स काम करेगी, दैट विल बी नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स F हम लगा रहे हैं एक्चुअली ये 2 टाइम्स ऑफ TL के बराबर है। तो हमारी फोर्स है 2 टाइम्स ऑफ T इंटू L, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी द वर्क डन। ये आ गया हमारे पास वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया मैंने कितना इंक्रीज करा, एरिया एक तो ऊपर की फिल्म का इंक्रीज होगा क्योंकि एक फिल्म तो वायर पर ऊपर बन रही है और एक फिल्म वायर पे नीचे बन रही है। तो यहाँ पर ऊपर की जो फिल्म है उसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ L। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है हमारे पास L और ब्रेड्थ है हमारे पास डेल्टा एक्स। अब ऐसी कितनी फिल्में हैं मेरे पास, दो फिल्में हैं, तो इतना हो गया। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ गया, सरफेस टेंशन ही मेरे पास आंसर आ गया। तो इस केस के अंदर जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन के बराबर होगी। अब दूसरा केस हमसे ये पूछा जाता है, इसी के अंतर्गत मान लो तुम्हारे पास छोटी छोटी कई सारी n बूंदे हैं, तो n ड्रॉप्स ये मर्ज होती हैं और मर्ज होकर हमारे को एक बहुत ही बड़ी बूंद दे देती है जिसकी रेडियस हमारे पास क्या होती है सर,
कैपिटल आर के बराबर होती है। तो हमसे ये पूछा जाता है इसके अंदर एनर्जी लिबरेट हो रही है या फिर इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमसे वो पूछा जाता है। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है, अगर मान लो मुझे यहाँ पर निकालना है कि एनर्जी लिबरेट हो रही है, अगर लिबरेशन ऑफ एनर्जी है तो आप यहाँ पर देखेंगे इफ योर चेंज इन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, अगर तुम्हारा चेंज इन सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है देन एनर्जी विल लिबरेट, तो एनर्जी लिबरेट करेगी, और जो एनर्जी लिबरेट करेगी वो टेम्परेचर को भी राइज कर सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा पहली स्टेप तो हमारे पास ये होगी स्टेप नंबर 1 कि दोनों की वॉल्यूम जो होगी वो हमारी कंजर्व होगी। तो एन ड्रॉप्स की जिनकी स्मॉल स्मॉल रेडियस आर है, जो वॉल्यूम होगी वो इस कैपिटल ड्रॉप के बराबर होगी। अब यहाँ पर मेन बात ये है, ये रेडियस अननोन होगी हमारे को, जो बड़ी ड्रॉप है उसकी रेडियस हमारे को अननोन होगी। तो ये जो बड़ी ड्रॉप है उसकी रेडियस हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। क्लियर। अब यहाँ पर जब आपने रेडियस निकाल दी तो आप चेंज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हो या डायरेक्टली आप एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हो। तो सेकेंड स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल सी बात है चेंज इन एरिया देखूंगा। अगर मैं एरिया ऑफ स्मॉल बबल्स या कह लो स्मॉल ड्रॉप्स की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा n मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास n ड्रॉप्स है, हर किसी का एरिया कितना है 4πr²। और एरिया ऑफ द बिगर ड्रॉप की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 4πr²। मुझे पता है n ड्रॉप्स का जो एरिया है वो बिगर ड्रॉप से कुछ ज़्यादा ही है। मान लो मैं इसे एरिया 1 लिख देता हूँ, इसे एरिया 2 लिख देता हूँ। आई नो दैट एरिया 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एरिया 2, सो दैट व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज, जब मैं यहाँ पर एनर्जी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एनर्जी, दैट विल बी द डिफरेंस इन द एनर्जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, क्योंकि जो मेरा एरिया है वो सर क्या कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है। एरिया डिक्रीज होने से कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, और वो एनर्जी किस काम में आएगी, वो एनर्जी आएगी मेरे वाटर को हीट करने में। मतलब जो मेरा ड्रॉप होगा वो वार्म मिलेगा मुझे, ड्रॉप में गर्मी पैदा हो जाएगी, ड्रॉप उबला हुआ मिलेगा मुझे, है ना, गर्म ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अगर मान लो ड्रॉप का मास m है, स्पेसिफिक हीट s दे रखी है, तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा थीटा हो जाएगा, दैट विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यू इनिशियल तुम निकालना चाहते हो तो जो एरिया तुमने A1 निकाला है उसे सरफेस टेंशन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। भैया इतना तो काम करा जा सकता है। और यू फाइनल को भी आपको क्या करना है, एरिया A2 को बस उसके सरफेस टेंशन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे करके आप यू इनिशियल और यू फाइनल निकाल सकते हो, एंड हेंसफोर्थ यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑल्सो। अच्छा, दूसरा केस इसके अंदर हो जाता है कोलैप्सिंग का। ठीक है, किसका केस हो जाता है, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ बबल। एक बबल अगर कोलैप्स हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बबल है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, वो एक छोटी सी बूंद बन गया जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो सबसे पहला काम तो आपको वॉल्यूम को कंजर्व करना है। जैसे मान लो तुमने लिखा भैया 4/3πr³, वैसे ये हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बबल है, और बबल के पास होती है थोड़ी सी थिकनेस, ये देखो बबल के पास होती है थोड़ी सी थिकनेस t। तो वॉल्यूम ऑफ बबल हो जाएगा 4/4πr² मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस t, और वॉल्यूम ऑफ दिस ड्रॉप हो जाएगी 4/3πr³। तो यहाँ से तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार तुम्हारे पास r की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरा स्टेप तुम्हारे को क्या करना है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी यहाँ पर निकाल लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनिशियल एनर्जी निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई 4πr², और फाइनल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूंगा, अब मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर हमारे पास बबल दे रखा है, मतलब जब हम इसकी इनिशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बबल जो होता है उसके पास 2 लेयर्स होती है, एक तो आउटर लेयर हो जाती है उसके पास, और एक हमारे पास इनर लेयर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन फाइनली क्योंकि आपके पास एक ड्रॉप बनेगी तो आप सिर्फ सरफेस टेंशन T लिखेंगे और उसके सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा स्टेप आपका क्या होने वाला है, तीसरा स्टेप आपके पास एनर्जी डिफरेंस निकालना होगा, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर चेंज इन एरिया देख सकते हैं। अगर आपका चेंज इन एरिया पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर आपका जो एरिया 1
माइनस एरिया टू, एरिया घट रहा है तो एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, एरिया बढ़ रहा है तो एनर्जी नहीं लिबरेट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर E1 माइनस E2 लिख कर छोड़ देता हूँ, इसी के हिसाब से आप आंसर निकाल लीजिएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपको पता है टेम्परेचर राइज हो जाएगा, अदरवाइज टेम्परेचर तुम्हारा फॉल हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। अगर तुम्हारे पास E1 की वैल्यू ग्रेटर है E2 से तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, मतलब लिबरेट हुई है। जैसे पिछले वाले केस में हमें देखने को मिल रहा था कि भाई पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, U1 जो थी हमारे पास कहीं ना कहीं वो U2 से ज़्यादा थी। U1 U2 से ज़्यादा होने के कारणवश हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा था, जिसकी वजह से डेल्टा थीटा पॉजिटिव आ रहा था, मतलब लिबरेट हुई थी एनर्जी। इस केस में अगर मान लो एनर्जी हमारी नेगेटिव आ जाती है, डिफरेंस इन एनर्जी नेगेटिव आ जाता है, तो लिबरेट नहीं होगी, तुम खुद समझ जाओ, वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या है हमारा गिर जाएगा। तो कोलैप्सिंग ऑफ बबल हमने यहाँ पर सीख लिया। और इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल और इंटरनल तरीके से बबल जब एक दूसरे को काटता है तो वो एक सरफेस बनाता है, एक सर्कुलर सरफेस बनाता है। तो ये लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो नया सर्कुलर सरफेस बनकर आ रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक नया सर्कुलर सरफेस है जो कि बबल्स की मर्जिंग की वजह से बन रहा है। तो दो बबल्स आपस में मर्ज कर रहे हैं, कभी तो वो बबल बबल फुलाए होंगे तुम लोगों ने, तो ऐसा तो आकृति बनकर आई जाती होगी। तो इसकी रेडियस पूछ रहा है, इसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नली दो बबल एक साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई तुमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर लगा देना R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2, जहाँ पर जो R1 है वो बड़ा होना चाहिए तुम्हारे R2 से। ये क्या बात से क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास R1 हो जाएगा और ये हमारे पास R2 हो जाएगी। ठीक है। अगर इंटरनल केस देखने को मिल रहा है, इंटरनल का मतलब होता है बबल के अंदर बबल, ठीक है, ये रहा बबल के अंदर बबल यहाँ पर। तो यहाँ एक छोटा सा सर्किल बन जाता है, कॉमन सर्किल बन जाता है, जिसकी रेडियस क्या होती है R। तो ये हो जाता है हमारे पास इंटरनल, जब एक दूसरे से बबल मर्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे, इस टॉपिक को लिख लेना बबल इन कॉन्टैक्ट। क्या लिखोगे टॉपिक को? बबल इन कॉन्टैक्ट। तो हम ये कॉमन एरिया यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? मान लो ये हमारे पास R2 है और मान लो ये हमारे पास R1 है, दैट विल बी R2 R1 R2 प्लस R1। ये आपको ध्यान में रखना है, ये तभी आएगा जब आपका टॉपिक ही, मतलब आपका पेपर जो होगा वो लिटिल बिट ऑफ हार्ड लेवल पर बनकर आएगा। यहाँ तक ये बात हमारी खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, और इसके साथ फिर हम विस्कोसिटी पर आ जाएंगे। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? कैपिलरी हाइट रेज का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो वो होता है 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। आर होता है कैपिलरी की रेडियस, ठीक है, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसमें अगर तुम्हें मिनिस्कस की रेडियस निकालनी है, ये क्या हो जाती है? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो आपको ध्यान में रखना है दैट वैल्यू विल बी R अपॉन में cos थीटा। तो अगर मान लो ये तुम्हारे पास कोई कैपिलरी है, मैं नॉर्मली कैपिलरी को लेकर चल रहा हूँ, जिसके अंदर तुमने पानी वानी कुछ भर कर रखा हुआ होगा, है ना, उसी को हम यहाँ पर ले रखे हैं। तो लिक्विड की लेवल यहाँ पर h हाइट से राइज हो जाएगी, तो वो हाइट मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अगर मरकरी होगा तो वो उतनी हाइट से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती हमारे को। तो ये चीज़ें आ गई। अब इसी के अंदर ये पूछता है इनसफिशिएंट हाइट ऑफ द कैपिलरी। इनसफिशिएंट हाइट, इनसफिशिएंट हाइट के केस में ये होता है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो मैंने कैपिलरी की कुछ एक्स्ट्रा लेंथ ले रखी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, सच दैट मिनिस्कस यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं कैपिलरी को छोटा कर दूं तो क्या पानी ओवरफ्लो कर जाएगा? नहीं, पानी ओवरफ्लो नहीं करता, मिनिस्कस अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या है, चेंज करता रहता है। तो इनसफिशिएंट हाइट ऑफ कैपिलरी में याद रखना, जो मिनिस्कस होता है वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है। मिनिस्कस कॉम्प्रोमाइजेस इटसेल्फ सच दैट कि हाइट ऑफ द कैपिलरी मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मान लो जैसे हमारे पास ये केस दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास h हाइट है और रेडियस ऑफ मिनिस्कस r के बराबर है, तुमने इस हाइट को कम कर दिया, लेट अस से इट विल बी h डैश, तो जो मिनिस्कस होगा वो भी अपने आप को चेंज करेगा,
मतलब अपने आप में कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम विल नॉट चेंज एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम इटसेल्फ। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम लास्ट चीज पर आ जाते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, विस्कोसिटी है। ठीक है, और विस्कोसिटी के अंदर बस हमसे जो पूछा जाता है वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ईटा डी यू बाय डी वाई। तो यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास एक सतह दे रखी है जिसके ऊपर पानी बह रहा है, तो आपके पानी की जो लेयर है वो कुछ ऐसे चल रही होगी कि भैया आपकी हर एक लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होती जाएगी। वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर बनकर हमें नजर आएगा। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो ग्राउंड से बिल्कुल चिपकी पड़ी है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमें देखने को मिल जाती है। ये डिफरेंस इन वेलोसिटी एज पर वी गो डाउन द वाटर लेवल इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब जैसे यहाँ पर कलर पैलेट का ग्रेडियंट तुम्हारे को देखने को मिलेगा, इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। कि भाई तुम अगर नीचे से ऊपर आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कलर वाइट है, वाइट कलर से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ तो वो ब्लैक होता जा रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलना पसंद करते हैं, ग्रेडियंट। मैं ग्रेजुअली स्पेस में अगर आगे की तरफ जाऊंगा तो रेड होएगा, नीचे की तरफ आऊंगा तो ये ब्लैक होएगा। तो स्पेस के हिसाब से किसी भी चेंज को, किसी भी क्वांटिटी की चेंज को हम ग्रेडियंट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड पर तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ग्राउंड से चिपक जाते हैं, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन लग जाती है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं चलने वाले। लेकिन जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी यू इन्फिनिटी होती है, दे आर फ्री टू मूव। वो जिस वेलोसिटी से हमारा फ्लो कर रहा था उसी वेलोसिटी से जाते हैं। तो इस कारणवश या बाउंड्री लेयर भी बन जाती है, जिसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है ना। तो वो हम बात नहीं करेंगे। अगर तुम लोग एमटेक वेमटेक कर लिए मेरी तरह आईएएससी वगैरह से है, या किसी एक रेप्यूटेड आईआईटी से कर लिए, तो हम उसके बारे में डिस्कस आउट कर सकते हैं। अभी तो खैर क्या ही करता है तुम लोगों से डिस्कस आउट। तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस हो जाता है जो कि हमें यहाँ पर फील होगा। तो ये हमसे बस शेयर फोर्स के बारे में पूछता है, तो दैट विल बी विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इनटू डी यू बाय डी वाई। अब मैं सिर्फ उसी बच्चे से पूछूंगा या वही बच्चा मुझे आंसर करेगा इस वक्त जो कि सच्ची में पढ़ने वाला बच्चा होगा। सबसे पहली बात है, विस्कोसिटी की एक तो मुझे यूनिट लिख कर दे दो। जो भी तुम यूनिट लिख कर दोगे उसे पॉइज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन के बारे में किसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट करेंगे। चलिए, ये हमारे पास बेसिकली फोर्स आ गई जो हमें निकालनी होती है, द शेयरिंग फोर्स। अब जब हमने विस्कोसिटी पढ़ ली तो हमें दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो विस्कोसिटी या कह लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये दो चीजों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर जाता है, एक टेम्परेचर पर और एक हमारा इम्प्योरिटी पर। तो ये ध्यान रखना, ऐसी सरफेस टेंशन भी टेम्परेचर और इम्प्योरिटी सेंसिटिव हो जाता है। अब लास्ट चीज पर मैं आ जाता हूँ जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्ट्रोक्सियन ड्रैग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। इवन 2024 के जेईई मेंस के अंदर भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। मॉक टेस्टों के अंदर शायद उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता फ्लूइड का, तो इसे उठाकर ही वो डाल देते, काम धंधा उनके पास कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी और स्ट्रोक्सियन ड्रैग। स्ट्रोक्सियन ड्रैग तो हो जाता है हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, वेयर वी इज द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इनसाइड दैट ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये v वेलोसिटी से किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ये स्ट्रोक्सियन ड्रैग भी बढ़ता रहेगा। अनलाइक किसी और फ्रिक्शन वगैरह के, जो कि फ्रिक्शन हमारा कभी कभार साथ भी देता था, ये हमारा साथ नहीं देने वाला, ये हमेशा तुम्हारा अपोज ही करेगा। ठीक है, ये हमेशा तुम्हारा अपोज करेगा। अब बात आ जाती है तुम्हारी टर्मिनल वेलोसिटी की। तो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन में ईटा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इटसेल्फ। तो याद रखना टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल रहती है। अब देखो इसका एक ग्राफ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हमें पता चल गया कि भैया टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के वेरी करती है। अब इसका ग्राफ अगर हमसे पूछा जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इटसेल्फ, अगर हमसे कभी पूछा गया, तो आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ही टर्मिनल हो सकती है। मतलब ये ग्राफ मैं कहूँगा कि टर्मिनल वेलोसिटी के बीच में भी नहीं है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी बढ़ते 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 टर्मिनल ही हो सकती है, उससे आगे ये रीच नहीं होने वाली, तुम चाहे तो कितने भी कोशिश कर लो। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे इसका ग्राफ रहेगा और इसका सोल्यूशन रहेगा। हाँ ये भी है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो हमारी ईटा पर भी डिपेंड कर जाती है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, सॉलिड की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रोमिनेंटली क्या होता है, रेडियस से हमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमें रेडियस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे यहाँ पर होता है समापन इस पूरे के पूरे फॉर्मूला का फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने PYQs ट्राई कर सकते हैं, कोई सी भी बुक आपके पास हो, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर आप अपने जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है उस पर ध्यान दे सकते हैं। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।